So, hello everyone, welcome to the platform. This is Garima Singh in front of you for today's class. अब जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है जुडिशरी, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट। बीच में एक चैप्टर है प्राइम मिनिस्टर, उसको मैं बाद में कवर करूँगी। आप में से बहुत लोगों ने कहा कि पहले जुडिशरी करने को, सो दैट्स ऑल राइट, हम पहले जुडिशरी करेंगे। Second thing, first thing, today we are going to do judiciary. Second, two chapters of civics we have covered, that is the Union Parliament and President. तो उनके जो PDF फॉर्मेट के नोट्स हैं वो आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तीसरी चीज़, आप देखो क्या करो, जब आप नोट्स को डाउनलोड करो तो मैं आपको ये इंसिस्ट नहीं करूँगी कि अब आप नोट्स को फेयर कॉपी में लिखिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके पास समय अब कम है। बाय दिसंबर यू विल हैव योर फर्स्ट प्रीलिम्स, आपका प्री बोर्ड होगा, एंड बाय फरवरी योर बोर्ड्स विल स्टार्ट। तो अब ये समय नहीं है कि आप नोट्स बनाएं, खूब अच्छा लिखें, बिकॉज एट द एंड काम वही आएगा जितना जीबी आप अपने यहाँ पे फिट कर पाएंगे। तो व्हाट यू डू, यू गो थ्रू द लेक्चर, जो वीडियोज़ हैं आप उनको सुन लो, समझ लो। जो PDF अपलोड मैंने दी है कम्युनिटी पोस्ट में उसको डाउनलोड करो और प्रिंट करा लो, ठीक है? PDF अपने सामने रखो, लेक्चर खोल के बैठ जाओ, सुनते जाओ, PDF में सब कुछ लिखा है समझते जाओ, फिर सब कुछ बंद करके अपनी PDF को आप लर्न कर लो। दिस इज़ द बेस्ट एंड स्मार्ट वे। मतलब इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं है, सिर्फ सुनना है, मिली मिलाई नोट्स है, बस उसको आपको पढ़ना है। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द चैप्टर। दिस इज ऑल आई वांटेड टू टेल यू। नाउ सी, हमको पढ़ना है जुडिशरी में, दो पढ़ने हैं, हाई कोर्ट भी पढ़ना है और सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ना है, लेकिन पहले हम सुप्रीम कोर्ट से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है, विच काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम इंडिया फॉलोज? इंडिया की जुडिशरी कैसी है? इंडिया की जुडिशरी है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, विच मीन्स दैट वी फॉलो अ जुडिशियल सिस्टम विच इज इन पिरामिड शेप। वो पूरा इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से कनेक्ट है। देयर आर सेम रूल्स एंड जुडिशियल सेटअप फॉर स्टेट्स एज वेल एज सेंटर, कुछ अलग नहीं है। अभी मैं आपको और अच्छे से समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, US में क्या होता है, वहाँ की जो जुडिशियल सिस्टम है वो डुअल जुडिशियल सिस्टम है। डुअल मतलब कैलिफोर्निया की अपनी जुडिशरी है, उसके अपने रूल्स हैं। टेक्सास की अपनी जुडिशरी है, उसके अपने रूल्स हैं। पॉइंट इज क्लियर? दैट इन द सेम वे वेस्ट वर्जीनिया के अपनी सुप्रीम कोर्ट है, अपनी कोर्ट है और अपने रूल्स हैं, अलग है। टेक्सास के रूल्स अलग है, कैलिफोर्निया के रूल्स अलग है, वेस्ट वर्जीनिया के रूल्स अलग है। अब आप इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करो। उत्तर प्रदेश के सेम रूल है, यहाँ पे भी मर्डर क्राइम है, तो कर्नाटका में भी मर्डर क्राइम है, गुजरात में भी मर्डर क्राइम है। द रूल्स आर सेम एंड दीज जुडिशियल सिस्टम आर ऑल्सो सेम। ऐसा नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूल्स अलग होंगे, पटना हाई कोर्ट के रूल्स अलग होंगे और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रूल्स अलग होंगे। नो, ऑल द रूल्स आर सेम थ्रू आउट द कंट्री। अब आपको मीनिंग क्लियर हो गया, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल क्या होता है। दूसरी चीज, क्या जुडिशियल सेटअप है इंडिया में? यू सी, सबसे लोअर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले के स्तर पे जो कोर्ट्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं। व्हेन वी गो वन स्टेप अहेड, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के जब एक स्टेट बनता है, एट स्टेट लेवल वी हैव हाई कोर्ट, और जब बहुत सारे स्टेट को मिला के एक कंट्री बनती है तो एट नेशनल लेवल वी हैव सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? अब आप समझो इनकी पावर की हायरार्की क्या है। पावर की हायरार्की जो है वो टॉप टू बॉटम है। द मैक्सिमम पावर व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी इज विद द सुप्रीम कोर्ट, लेस देन सुप्रीम कोर्ट इट इज विद हाई कोर्ट, एंड लेस देन हाई कोर्ट इट इज विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब अपील्स की क्या हायरार्की होती है, आप कैसे अपील कर सकते हैं? क्या कोई भी केस हो गया, मेरी गाय कोई लेके चुरा लिया, अब मैं सीधा जाऊँ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दूँ? व्हाट विल बी द हायरार्की? अपील्स की जो हायरार्की वो है बॉटम टू टॉप। कोई केस होता है तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करते हो, वहाँ से जजमेंट आया, आप नहीं खुश हो, दूसरी बार आप री अपील कहाँ करते हो? हाई कोर्ट, वहाँ से भी जजमेंट आप नहीं खुश हो तो आखिरी बार आप अपील करते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अपील की हायरार्की है। तीसरी चीज़, आप देखो कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़े, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट।
there are few cases in which you can directly go to Supreme Court. In first go, पहली बार की पहली सुनवाई ही आपकी सुप्रीम कोर्ट में होगी, आपको इन कोर्ट्स में नहीं जाना पड़ेगा। तो वो केसेस कौन से, जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन, अगर हमारे 6 फंडामेंटल राइट है उसमें से कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करोगे। लेकिन हर केस के लिए नहीं, छोटे छोटे केस है, छोटा कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। पॉइंट इज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। नाउ यू सी, सबसे पहली चीज हर जगह हमको पढ़ना है क्वालिफिकेशन। इफ एनीवन वांट टू बी अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहला भारत है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है तो पहले तो आप भारतीय हो, सो सिंपल, यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, यू हैव टू बी अ एमिनेंट ज्यूरिस्ट। एमिनेंट ज्यूरिस्ट मीन्स यू हैव टू बी अ एक्सपर्ट इन लॉ। आपको अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा, लॉ के ऊपर आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको काम तो सब लॉ का ही करना है। आपको वही नहीं आएगा तो किस बात के आप जज होंगे। नेक्स्ट, अब जो है ये 2 ऑप्शनल है। क्या ऑप्शनल है? फर्स्ट थिंग, ईदर यू आर अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। आप हाई कोर्ट में एडवोकेट है कितने साल के लिए? 10 ईयर्स के लिए। या फिर और you are judge in the not in Supreme Court, it will be you are judge in High Court. You are judge in High Court for 5 years. पॉइंट इसलिए मैंने गलती से वहाँ सुप्रीम कोर्ट लिख दिया था, तो दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। या तो आप हाई कोर्ट में 10 साल एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस किए हो, या फिर आप 5 years किसी हाई कोर्ट में एज अ जज प्रैक्टिस किए हो। इफ यू आर हैविंग दीज क्वालिफिकेशन देन यू आर क्वालिफाइड टू बी अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? इन दोनों में से कोई एक ही चाहिए, या तो 10 साल एडवोकेट रहे या 5 साल आप हाई कोर्ट के जज रहे। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा सा डेप्थ। इट इज रिटन 10 years एडवोकेट, तो 10 year एडवोकेट का क्या मतलब है? किसी एक हाई कोर्ट में हम 10 साल तक एडवोकेट रहे, या 10 साल तक हम एडवोकेट रहे अलग अलग हाई कोर्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 2 years यू आर एडवोकेट इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, आफ्टर दैट नेक्स्ट 3 years you are a advocate in Patna High Court. 3 + 2 5 years completed. Next 5 years you served as an advocate in Chandigarh High Court. So total you served as an advocate in different high courts for complete 10 years. It can be also either you serve as an advocate for 10 years in single high court, or you serve as an advocate for 10 years in different high court continuously. What matter is 10 year of experience as advocate in the high court. Clear? अब आइए, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट मीन्स oath taking ceremony. Appointment does not mean selection. Always remember this. So the judges of the Supreme Court are appointed by the president without any if and but. Next question will be how they are selected. So there is a collegium system. By the collegium system, the judges are appointed. That is a complete different topic that we will discuss some other time. Next, what is the composition? कितने total judges होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? 1 + 33. 1 means 1 is the main person, that is Chief Justice of India, plus 33 other judges. Clear? 33 other judges are there to sit with the Chief Justice and take the decision collectively. अब क्या शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन ये 33 जजेस का रहा हो? नहीं, इट वॉज डन बाई 2019 अमेंडमेंट। पहले सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन 30 जजेस का था। 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें इस कॉम्पोजिशन को इंक्रीज कर दिया गया। कितना? फ्रॉम 30 to 33 जजेस। सो नाउ कंप्लीट कॉम्पोजिशन इफ यू विल सी, ये टोटल कितना हो गया? 34 जजेस। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट, इनका टेन्योर कितना होता है? टेन्योर मैंने कंपैरेटिव लिखा है बिकॉज यू गेट कंफ्यूज्ड एंड यू फॉरगेट। व्हेन यू विल स्टडी कंपैरेटिव यू विल नेवर फॉरगेट, यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड। For High Court, the retiring age is 62 years. Okay. For Supreme Court, retirement is 65 years. What it means कि as such कोई स्पेसिफाइड टेन्योर नहीं है कि आप 5 साल तक रहेंगे, आप 10 साल तक रहेंगे, आप 6 साल तक रहेंगे, आप 3 साल तक रहेंगे। आप बाकी पोजीशंस को देखो, जैसे प्राइम मिनिस्टर फिक्स है भाई 5 साल, प्रेसिडेंट फिक्स है 5 साल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिक्स है 6 साल, लेकिन चीफ जस्टिस के लिए या सुप्रीम कोर्ट जजेस का कोई टेन्योर नहीं है।
टेन्योर क्या उनकी एज दी हुई है 65। तो अब आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है, सपोज किसी को 25 ईयर्स पे अपॉइंट कर दिए, तो अब क्या वो 65 ईयर्स तक जज ही बना रहेगा जब तक वो 65 साल का हो नहीं जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे हायर कोर्ट है। यहाँ पहुँचता ही आदमी 60, 61, 62, 50 पे पहुँचता है, मतलब आपकी आधी उम्र निकल जाती है जुडिशरी में रह रहे, तब आप जाके सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हो। तो जब आपको नियुक्त किया जाता है, जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है, उसी समय आपकी उम्र बहुत बड़ी होती है। या तो आप 61 पे अपॉइंट होंगे, या 62 पे अपॉइंट होंगे, या 63 पे अपॉइंट होंगे। तो कब तक आप अपने ऑफिस में रहेंगे? जब तक आप 65 पूरा नहीं कर लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल, उससे अधिक आपको मौका ही नहीं मिलेगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, इफ द सुप्रीम कोर्ट जज वांट टू रिजाइन, मान लीजिए अगर उसको रिजाइन करना है, अपने जो भी उनके रीजंस हो, बट द पर्सन वांट्स टू रिजाइन, द जज वांट टू रिजाइन, टू होम यू कैन राइट द रेजिग्नेशन, टू द प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट, सपोज वी नीड टू रिमूव द जज। देखो आप देखो, जज ना बिल्कुल फिक्स होता है, एक बार अपॉइंट हो गया तो उसको पता है कि जब तक मैं 65 साल का नहीं हो जाऊंगा मुझे नहीं हटाया जा सकता है। बट देयर कैन बी अ सिचुएशन ना, जज कुछ ऐसा करे कि जिसको उसको हटाना पड़ जाए। तो 3 बातें आप याद रखो। ये बात जज को भी पता है कि उसको कैसे हटाया जा सकता है और क्यों हटाया जा सकता है, और हटाने वाले को भी पता है कि हम जज को कब हटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी जज को रिमूव करते हैं, सो देयर शुड बी अ प्रॉपर क्राइटेरिया, प्रॉपर ग्राउंड। ऐसा नहीं है कि कोई जुडिशरी है, हमारे चीफ जस्टिस है, प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है, प्रेसिडेंट को लग रहा है, अरे हम तो जो लॉ बना रहे हैं जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर दे रही है, जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रही है, अगली सुबह उठे चलो इन जज को हटा देते हैं। दिस सिनेरियो इज नॉट देयर। अब आप समझो, तो अगर इनको रिमूव करना है तो प्रोसीजर क्या है? इम्पीचमेंट से रिमूव करेंगे, जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं। किससे? 2/3 मेजोरिटी से। बेसिकली 2/3 मेजोरिटी का क्या मतलब है? जो चार्जेस होंगे, राइट, चार्जेस जाएंगे लोकसभा में, यहाँ पास होंगे 2/3 से, फिर जाएंगे राज्यसभा में, यहाँ पास होंगे 2/3 से, हो गया, देन जजेस विल बी इम्पीच्ड। तो क्वेश्चन आता है कि क्या आज तक किसी जज को इम्पीच किया गया है इंडिया में? तो सिंस इंडिपेंडेंस कोई भी इंडिया का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज इम्पीच नहीं हुआ है। सिर्फ एक जज थे जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का प्रोसीजर शुरू हुआ था, दैट इज जस्टिस वी रामास्वामी 1991 में, लेकिन इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट पास नहीं हो पाया था क्योंकि लोकसभा में ये मोशन वहीं पे लैप्स कर गया था, उनको प्रॉपर 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली थी। अब आओ नेक्स्ट, कब कब रिमूव कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को लगा कि हम तो, हमारी तो कोई बात ही नहीं मान रहे, हटाओ इनको। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हम जो लॉ बना रहे हैं ये उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, हटाओ इनको। नहीं, सिर्फ 3 ग्राउंड पे ही आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को उसकी पोजीशन से हटा सकते हैं। क्या है? पहला, इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मीन्स होता है लैक ऑफ लीगल क्वालिफिकेशन। क्या मतलब होता है? लैक ऑफ लीगल क्वालिफिकेशन। जो व्यक्ति जज है उसके पास प्रॉपर लॉ की नॉलेज ही नहीं है, द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ होल्डिंग द डेजिग्नेशन ऑफ जज। सेकेंड, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। जज का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, बिकॉज यू आर जज, आपको ये तय करना है क्या सही है क्या गलत। आप समझ रहे हैं आपके पद की गरिमा कितनी अधिक है, तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। इफ यू आर मिसबिहेविंग विद समवन एंड इट इज प्रूव्ड that you have misbehaved in certain way, then also you can be impeached. ये misbehavior well defined है constitution में। next is violation of constitution। अगर आपने constitution को violate किया, आप एक जज हैं, आपने किसी का मर्डर कर दिया है, तो this is the violation of constitution। murder is illegal, you should not do it, you are a judge, how can you do a murder? But if in very high cases or if in very exceptional cases the judge commits this crime, so on all these 3 grounds, whether the judge is incapable, the judge has not proper code of conduct, proved misbehavior is there, and last, the judge has violated the constitution. If these 3 grounds are there, out of any one ground, on any one ground we can impeach the judge.
क्लियर? तो जज को भी पता है ये 3 काम करूंगा तो हटा दिया जाऊंगा, हटाने वाले पार्लियामेंट को भी पता है कि ये 3 काम करेंगे तभी हटा पाएंगे, ये 3 काम जज करेगा तभी हम इनको रिमूव कर पाएंगे। और रिमूवल प्रोसेस बहुत इजी भी नहीं, क्योंकि आप देखो इनको चाहिए 2/3 मेजॉरिटी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। क्लियर? ये है हमारा पूरा एक इनिशियल जुडिशरी का मतलब, और ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कौन से केसेस जाते हैं। क्लियर? सो नाउ लर्नर्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इसके पहले आपको समझना है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब क्या, किससे हमको जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू, आप समझो। सपोज ये हमारी जुडिशरी है, ठीक है। जुडिशरी में आप मान लो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, बेसिकली आप इन्हीं को समझो, क्योंकि इस चैप्टर में हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जुडिशरी फ्री है, किससे फ्री है? 2 लोगों से, लेजिस्लेचर से, ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब कौन? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट मतलब कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा मतलब हमारे जो एमपीज हैं। क्लियर? दूसरी ब्रांच, दूसरी ऑर्गन कौन सी है या ब्रांच कौन सी है? गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कोर कौन कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हमारे प्रेसिडेंट। अब आप समझो, टॉपिक है हमारा जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से। क्या मतलब है? ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, दे आर फ्री फ्रॉम लेजिस्लेचर, विच मीन्स द एमपी कैन नॉट डोमिनेट द जुडिशरी। किसी एमपी ने फोन करके या डरा धमका के जुडिशरी को नहीं कह सकता है कि देखो हमारे अगेंस्ट में जजमेंट मत देना, मेरे ऊपर मुकदमा आए, करप्शन के चार्जेस आए तो जजमेंट मत करना। दिस थिंग कैन नॉट बी डन। सेकेंड, एग्जीक्यूटिव, जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसकी सरकार है। मान लीजिए लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, उस लॉ में कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी, इसके अगेंस्ट लोग जुडिशरी में गए, पिटिशन डाले कि अभी अभी पार्लियामेंट से ये लॉ पास हुआ है, इसमें बहुत सारी खराबी है, इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आप प्लीज इसको देखिए। जुडिशरी ने देखा और उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो इतनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जुडिशरी कि इन जजेस के ऊपर कोई दबाव ना हो कि हमें गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन देना है, हमें इन लेजिस्लेचर के फेवर में डिसीजन देना है। तो इन दोनों ब्रांच से जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तब तक सही सिस्टम काम नहीं करेगा, वरना तो सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हो जाएंगे। तब लेजिस्लेचर को चेक कौन करेगा कि तुम जो लॉ बना रहे हो सही लॉ बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? ये तभी चेक होगा ना जब आपका लॉ जुडिशरी में जाके टेस्ट होगा वहाँ पे। Clear? So what the meaning is? We have to keep the judiciary independent from whose influence? Legislature and executive. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, mention any 4 ways, maximum हम 4 लेके चलते हैं, in which judiciary is independent of legislature and executive। वो 4 तरीके बताइए जिससे जुडिशरी को हम इंडिपेंडेंट रख सकते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। मैंने बहुत ब्रीफली यहाँ लिखा है, नोट्स में आपको पूरी 1 लाइन सेंटेंस मिल जाएगी, ठीक है। आप अभी समझ भी जाएंगे तो खुद भी लिख लेंगे एग्जाम में, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कैसे हम इंडिपेंडेंट रखेंगे जुडिशरी को? अभी तो समझ में आ गया कि किससे रखना है, अब आप समझो कैसे रखेंगे। सबसे पहला, रिमूवल। रिमूव कैसे करना है? जजेस को कोई डर है कि अगर मैं इनके अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर ने जो लॉ बनाया है, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, वो लॉ गलत है, तो क्या जज को डरना होगा उसको इलीगल डिक्लेयर करने से पहले कि अरे रे वो तो मुझे हटा देंगे, अरे रे मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, अरे रे वो तो मुझे तुरंत रिटायर कर देंगे? नहीं, द जज इज फ्री टू गिव द जजमेंट। क्यों? क्योंकि उसको पता है मुझे रिमूव कैसे किया जा सकता है, सिर्फ इम्पीचमेंट पे। इम्पीचमेंट कब लगेगा? जब मैं 3 काम करूंगा,
या तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करूँ, या तो मैं इनकेपेबल हूँ, एंड वन मोर पॉइंट, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो। ये तीनों काम मैंने किया नहीं, आप मुझे रिमूव करेंगे कैसे? कर ही नहीं सकते। सो जज इज फ्री। सेकेंड, सैलरी। अब मान लो जज ने जजमेंट दे दिया कि फार्म लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके कुछ लॉज में, कुछ प्रोविजन में आप अमेंडमेंट करिए। अब गवर्नमेंट को करना पड़ गया, प्राइम मिनिस्टर नाराज हो गए कि क्या जुडिशरी है, हम यहाँ लॉ बना रहे हैं, आप जब देखो तब कुछ अमेंडमेंट के लिए कह देते हैं, कुछ ना कुछ उसमें आप कोई फॉल्ट ही निकाल दे रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आपकी सैलरी रिड्यूस कर देते हैं। सबसे पहले नौकरी का खतरा क्या होता है कि हमारी तनख्वाह कट जाएगी, पगार कट जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जज के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। नो वन कैन रिड्यूस द सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी एक्सेप्ट, एक ही एक्सेप्शन है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा लिखा है यहाँ पे, सॉरी मैं भूल गई थी दिखाने। नाउ यू सी, जजेस की सैलरी में कोई रिडक्शन नहीं हो सकता। आप बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। एट प्रेजेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी है वो 2.5 लाख पर मंथ, मीन्स 2.5 लाख रुपए पर महीना उनको सैलरी मिलती है। क्लियर? तो जब तक हमारे कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लग रही है या नहीं लगती है, तब तक आप इनकी सैलरी में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दूसरा, टेन्योर इज 65। सबको पता है कि हमारी रिटायर, जजेस को पता है हम कब रिटायर होंगे, जब 65 साल के होंगे। रिमूव कब होंगे? इम्पीचमेंट। सैलरी कोई घटा नहीं सकता, तो डरे किस बात से? किस बात से हम डरे? इन लोगों से। 5 साल के लिए आ रहे हैं, नेता बन रहे हैं, फिर नया इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। हम तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जुडिशरी जजेस किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी इनको मिली होती है। क्लियर? अब आप देखो, जजेस आर फ्री टू गिव दियर डिसीजन। इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपके ऊपर, आप देखो जजेस फ्री है कि आप अपना डिसीजन दीजिए, आप अपने ऑर्डर्स दीजिए डायरेक्टली। यहाँ से आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं कि यही जजमेंट देना है, यही काम करना है। आप अपनी इंटेलेक्ट, रैशनैलिटी, with your mind take the decision and freely announce it. People will hear it. Why? Because you are Supreme Court judge, the apex court of the country. Next आइए, judges can punish for violation of code of conduct. Now see, code of contempt means breach of court orders. क्या होता है? breach of court orders. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कोर्ट ने कोई आदेश दिए, आप उसकी अवहेलना करते हैं, तब कोर्ट आपको इसके लिए पनिश कर सकता है। अगर कहा गया है कि 9 बजे आइए तो आइए, ऑर्डर है ना कोर्ट का। आपका घर थोड़ी है, जब मन किया पहुंच गया, जब मन किया चले आए। नो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स वंस द ऑर्डर इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, you all have to accept and follow it. If you are breaching it, then the court have the authority to punish you because you have breached the orders of the court. Clear? तो ये प्रॉपर हमारे तरीके हैं जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके हम रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केसेस फाइट किए जाते हैं। क्लियर?